गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अभी हमारे सिलेबस में रसशास्त्र के अंदर हमारा मूषा प्रकरण पांचवा चैप्टर जो है वो हमने खत्म किया था कल। मूषा के अंदर आयुर्वेदिक पार्ट जितना कुछ भी है सभी तरह की अलग अलग मूषाओं के बारे में, और कुछ जो कुछ भी मॉडर्न पार्ट है सिलिका क्रूसिबल, प्लेटिनम क्रूसिबल, उसके बारे में, मुद्रा संधि मदन के बारे में कल देखा था। अ, वो वीडियो जो है वो यूट्यूब पे मैंने ऐड कर दिया है, तो आप रिवाइज करिए उसको। तो ये सिर्फ थियरी का टॉपिक है। प्रैक्टिकल में मूषा जो है वो आपको कहीं पे यूज में नहीं आ रही है अभी तो फिलहाल यूजी के सिलेबस के अनुसार। तो आपको आपको ये सिर्फ थियरी में मिल रहा है, तो उसे ज्यादा अच्छे से पढ़िए। वैसे तो जो कुछ भी चीजें आपके प्रैक्टिकल में आ जाती है तो वो आपको बहुत ही आसानी से याद रह जाती है, लेकिन कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो सिर्फ थियोरेटिकल है, तो आपको एग्जाम के लिए अच्छे से सीखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। तो आप टेक्स्ट बुक में से पढ़िए, रेफरेंस बुक में से भी पढ़िए, और कल का जो लेक्चर है वो भी यूट्यूब के वीडियो लिंक जो है मैंने वो गूगल शीट में अपलोड कर दिया है। तो वहां से भी आप फिर से एक बार दो बार देख लीजिए ताकि अच्छे से मूषा चैप्टर याद रहे। मूषा के बाद आगे सिक्स्थ चैप्टर है चुल्लिका, सत्वपातन, कुष्ठी वगैरह, है ना। तो जो सभी वो भी सभी हीटिंग अप्लायंसेस है, बहुत सारे अलग अलग, और एलपीजी स्टोव, हॉट प्लेट, हीटिंग मेटल वगैरह, वो सभी हमने जब फिजिकली पढ़ रहे थे उस समय पे क्लासरूम में देखा था वीडियो के फॉर्मेट में। शायद उसमें से कुछ बाकी रह गया था लास्ट में, है ना, होटेल ओवन वगैरह चीजें बाकी थी। इंडक्शन स्टोव तक तो हमने देखा था, तो जो बाकी था अगेन उसको हम 10 तारीख के बाद फिर से देखेंगे वीडियो के फॉर्म में। तो होटेल ओवन और दूसरी चीजें भी अगर कुछ रह गया होगा तो वो भी सीख लेंगे सिक्स्थ चैप्टर में है अंदर। फिर आगे सेवन्थ चैप्टर हम शुरू करते हैं आज से। तो सेवन्थ चैप्टर जो है कॉन्सेप्ट, डेफिनिशन एंड टाइप्स ऑफ पुट। तो अभी यहाँ पे ये जो शब्द है इसका नाम है पुट। पूरा चैप्टर पुट के बारे में है। अगेन ये छठे चैप्टर के साथ बिल्कुल लिंक किया हुआ है। छठे चैप्टर में हम अलग अलग तरह की हीटिंग अप्लायंसेस, गर्मी देने के अलग अलग साधन के बारे में सीखे, कि वो सत्वपातन कोष्ठी या पाताल कोष्ठी, अलग अलग तरह की भट्ठी, या फिर इंडक्शन स्टोव, एलपीजी वगैरह। तो वैसा ही एक हीटिंग अप्लायंसेस या गर्मी देने का साधन, हमारी जो कुछ भी भस्म बनानी है वो सब पाक करने का, पकाने का जो साधन है वो एक पुट है। वैसे पुट के बारे में तो बहुत ज्यादा कुछ इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है मुझे अभी, क्योंकि आप सभी ने ये पिछले 2-3 महीने में, पिछले 3 महीने में काफी सारे पुट दिए हैं। मैं समझता हूँ कि सभी स्टूडेंट्स ने एटलीस्ट 5 पुट तो दिए ही होंगे, किसी ने ज्यादा भी दिए होंगे। तो ये 3 महीने में आपके 5 या 8 या जितने भी पुट हो चुके हैं, आपने प्रैक्टिकली पुट दिए हैं, शराव पुट बना के पुट के अंदर उपले रख के जलाया है। तो ये तो आपको पता है कि वो पुट होता क्या है, लेकिन उसके अंदर काफी सारी, बहुत सारी डिटेल्स है जो थियरी में हम पढ़ेंगे। और ये समझने के बाद फिर से जब आप अगले महीने में पुट देंगे तो फिर आपको और काफी सारी डिटेल्स पता चलेगी कि पुट देने में हमें क्या क्या ख्याल रखना है। वैसे प्रैक्टिकली सिखाया है आपको कि इतने उपले ले लीजिए, इतनी अग्नि देनी है, ऐसे रखना है, वो सब देखा था हमने। लेकिन आज थियोरेटिकली पढ़ेंगे तो आपको इसके कॉन्सेप्ट क्या है, इसके पीछे का सिद्धांत क्या है, वो ख्याल में आएगा। तो बहुत सारे पुट है, सूर्य पुट, चंद्र पुट, गोमय पुट, है ना, लावा पुट, कपोत, और आगे बहुत सारे हैं। और कुछ इसके मॉडर्न काउंटर पार्ट्स भी है, जैसे कि फर्नेस है, अलग अलग तरह की भट्टी, इलेक्ट्रिक मफल फर्नेस है, डीजल डिपेंडेंट फर्नेस है ना। तो वो सारी चीजें देखेंगे आज, कल, परसों, 2-3 दिन में ये चैप्टर हम देखेंगे। तो ये शुरू करेंगे आज का चैप्टर, जो कि है पुट प्रकरण। तो इस शब्द को जो है ना आप अच्छे से उसका प्रोनाउंसिएशन याद रख लीजिए कि ये पुट है। यहाँ पे जो चैप्टर है, ये जो शब्द लिखा हुआ है, ये कोई पुता या पुटा ऐसे नहीं बोलेगा। इसीलिए आज मैंने इसको इंग्लिश में लिखा था वो चेंज करके देवनागरी में लिख दिया कि पुट प्रकरण। तो हमारा जो पुट है उसके बारे में आज पढ़ेंगे। तो ये पुट होता क्या है, ये आपको वैसे तो पता है कि फायर ब्रिक्स, जो अग्नि सहन कर सकती है ऐसी ईंटें रख के हमने कुछ स्ट्रक्चर बना लिया है, उसी को पुट बोलते हैं। यहाँ पे हमारे यहाँ पे दो स्क्वायर आकार वाले
पुट आपने देखे हैं, और कुछ छोटे छोटे पुट भी होते हैं, तो वो भी देखेंगे आज। लेकिन यहाँ पे इसका जो डेफिनेशन है, यहाँ पे जो आपको स्क्रीन पे श्लोक दिख रहा है, ये बताया है रसरत्न समुच्चय ने। तो रसरत्न समुच्चय, ये जो ग्रंथ है, उन्होंने इसके बारे में इसका श्लोक बताया है। जितने भी स्टूडेंट्स को याद है रसरत्न समुच्चय के लेखक, तो वो आप चैट में लिख दीजिए, रसरत्न समुच्चय के लेखक कौन थे। तो उन्होंने क्या लिखा श्लोक के अंदर, रसादि द्रव्य पाका नाम। तो यहाँ पे रस, रस यानी क्या, पारद, ये तो हम जानते हैं रस शास्त्र, रस यानी कि पारद। तो रस आदि यानी कि पारद, और पारद के अलावा और भी दूसरे जितने भी द्रव्य है, माक्षिक है, गंधक है, हरताल है, या जो कुछ भी पुट देने योग्य द्रव्य, जैसे कि अभ्रक है, हिंगुल है, ऐसे सभी जो कोई भी द्रव्य जिसका भी हम पाक कर सकेंगे, पाक जिन जिन द्रव्यों का हम कर सकेंगे, तो उनका पाक करने के लिए प्रमाण ज्ञापनम, कितना अग्नि का प्रमाण क्या होना चाहिए, कितनी गर्मी देनी चाहिए, कब जाके वो सही सही तरीके से पकेगा, ना वो कच्चा रहेगा ना वो जल जाएगा, सही सही तरीके से वो कब पक जाएगा। तो अग्नि का प्रमाण, तो प्रमाण ज्ञापनम, जिससे हमें प्रमाण पता चलता है। किसका प्रमाण, अग्नि का प्रमाण। जब हम कूट के अंदर हमारा शराव संपुट रख के, उपले रख के जला देते हैं, तो कितना अग्नि देना है उसको, उसका प्रमाण हमें पता चले, उस प्रमाण के ज्ञापन को, अग्नि का प्रमाण जहां से हमें पता चलता है, उसी को पुट बोलते हैं। कि अगर मैं आपको बहुत बार बोलता हूँ कि 25 उपले ले लीजिए और जला दीजिए, या फिर 60 उपले ले लीजिए और जला दीजिए, है ना, तो ऐसा बहुत बार हमने देखा है कि अलग अलग संख्या में हम जो है उपले लेते हैं। तो वो सही, ओके, आप आंसर दे रहे हैं ना चैट में कि रस, ये जो श्लोक है रसरत्न समुच्चय, ये रस वाग्भट ने लिखा हुआ है, तो सही आंसर है आपका। तो हम अलग अलग संख्या में जो उपले लेते हैं, वो अनुभव से पता चलता है। मैंने बहुत बार पहले पुट दिए हैं, इसलिए आपने भी अभी काफी सारे पुट दिए हैं, तो आपको पता चलेगा कि जो कुछ सॉफ्ट ड्रग्स होते हैं उसको थोड़े उपले में, थोड़े अग्नि में ही हम उसको पका लेंगे अच्छे से। और कुछ कठिन द्रव्य होंगे, है ना, जैसे अभी अबरक का पुट, या फिर दूसरे पुट आपने जब देखे थे, अबरक का पुट तो एक आपने भी दिया है, तो उस समय पे काफी सारे उपलों की जरूरत पड़ी थी हमें, तो बहुत सारी ज्यादा अग्नि की जरूरत पड़ी थी हमें। तो अग्नि का प्रमाण, कितनी अग्नि देंगे तब वो पक जाएगा, है ना। आप अगर आप किचन में खाना पकाते हैं, या आपके घर में किसी को किचन में खाना पकाते देखा है, तो वहां पे भी वही होता है ना, कि अग्नि का प्रमाण कितना रखना है। कुछ चीजें जो है वो 2-5 मिनट में पक के तैयार हो जाती है किचन में, रसोई घर में कुछ चीजें जो है उसको हमें आधा घंटा तक गैस पे गर्म करते ही रहना पड़ता है। किसी किसी को हमें बहुत ही मंद अग्नि पे ही पकाना पड़ता है ना, किसी को एकदम फुल गैस रख के ही पकाना पड़ता है। तो वो सब अग्नि का प्रमाण है, और वो कैसे पता चलता है, एक बार उसको पका के, यानी कि अनुभव लेने के बाद। तो उसी तरह से यहाँ पे भी पुट है, कि यहाँ पे हमें चूल्हे पे नहीं, लेकिन ये जो हमें फायर ब्रिक्स का जो स्ट्रक्चर बनाया है, उसी के अंदर अग्नि का प्रमाण देना है। तो रसादि द्रव्य पाका नाम, हमें यहाँ पे पाक किसका करना है, रस आदि द्रव्य यानी कि सभी तरह के रस द्रव्य, रस, पारद, और दूसरे द्रव्य अभ्रक, माक्षिक, वैक्रांत, जो सभी द्रव्य है, उनका पाक करना है। तो उनका पाक देने करने के लिए जो प्रमाण, अग्नि का प्रमाण, यहाँ पे अग्नि लिखा नहीं है, लेकिन हमें समझना है कि पाक के लिए जो प्रमाण, तो क्या है, अग्नि का प्रमाण, वो कितना होगा, उसी को पुट बोलते हैं, प्रमाण ज्ञापनम पुटम। नेष्टो न्यून अधिक, न इष्ट, नेष्ट यानी कि न इष्ट, वो इष्ट नहीं है, क्या इष्ट नहीं है, न्यून अधिक पाक, अगर वो पाक न्यून रह जाएगा, वो कच्चा रह जाएगा, अगर वो अधिक पाक हो जाएगा, बहुत ज्यादा पाक हो जाएगा, तो वो न इष्ट, वो इष्ट नहीं है, वो ना कच्चा रहना चाहिए ना जल जाना चाहिए। सुपाकम हितम औषधम, अगर उसका सही तरीके से पाक किया, जितना चाहिए उतना ही पाक किया, सुपाकम, तो हितम औषधम, तो वो हमारी औषधि बनाने के लिए हितकारक कहलाएगा। तो इसी तरह, इसीलिए हमें अग्नि का प्रमाण ध्यान में रखना है, और उसी के लिए आज का चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, पुट चैप्टर। तो वैसे ये श्लोक तो हमने लिया है रसरत्न समुच्चय से, है ना, रसवाक भट्ट ने जो ये ग्रंथ लिखा है उसमें से। लेकिन रसवाक भट्ट से पहले भी एक ग्रंथ हो गया, एक ग्रंथकार हो गए जिन्होंने पुट के बारे में बहुत अच्छे से बताया था।
तो वैसे तो हमारे ये जो रस द्रव्य है, जैसे कि लोहा है, तांबा है ना, या फिर अभ्रक है, या जो कुछ भी है, सभी रस द्रव्यों का जो है पुट दे के वस्तु बनाई जाती थी वगैरह चीजें पहले भी की जाती थी। रसरत्न समुच्चयकार ने ही शुरू किया है ऐसा भी नहीं है, या उससे पहले भी शुरू किया ऐसा नहीं, बहुत समय पहले हमारे संहिताओं में भी बहुत सारा वर्णन मिलता है हमें लोहे का या फिर दूसरे द्रव्यों का। तो लेकिन वहां पे जो है ना, शब्द भस्म ऐसा शब्द यूज नहीं किया जाता था। वहां पे पुट देना है ऐसी सब डिटेल में डिस्क्रिप्शन नहीं दिया जाता था। हाँ, वो देते होंगे, पुट ही देते होंगे, चरक भी, सुश्रुत भी, या फिर अष्टांग हृदय वाले वाक्पट भी सभी। लेकिन वो जो है वो वहां पे रज शब्द का उपयोग करते थे, जैसे कि अयस रज, ताम्र रज, सुवर्ण रज। तो ऐसा रज का हमने चूर्ण कल्पना में देखा था ना, ये कि रज शब्द का इस्तेमाल होता है। लेकिन ये जो पुट है, ये पुट शब्द जो है सबसे पहले इन्होंने रस वाग्भट ने, और एक जो है रस प्रकाश सुधाकर नाम की एक बुक है, एक ग्रंथ है, रस प्रकाश सुधाकर। तो उन्होंने ये जो है पुट शब्द शुरू किया, प्रचलन में लाया कि इस तरह से शराब संपुट में रखना है, उपले रखने हैं, पुट देना है। तो ये जो रस प्रकाश सुधाकर बुक है, वो लिखी थी यशोधर भट्ट ने। यहाँ के हमारे सौराष्ट्र के ही थे, जूनागढ़ से थे। यशोधर भट्ट, कहीं कहीं पे यशोधर भट्ट या फिर यशोधन भट्ट भी लिखा रहता है। वो जूनागढ़ से, सौराष्ट्र से थे, और उन्होंने ये जो बुक लिखी आज से 700-800 साल पहले, काफी समय पहले, उन्होंने सबसे पहले लिखा है इसके बारे में, पुट के बारे में, और काफी डिटेल में लिखा है। आप हमारी लाइब्रेरी में ये बुक है, रस प्रकाश सुधाकर, तो आप उसको पढ़ना, देखना, है ना। वैसे आपके लिए वो रेफरेंस बुक है, लेकिन उसको देखिए। और फिर आगे रस रत्न समुच्चय ने भी काफी सारी डिटेल में बताया है। तो पुट की जो डेफिनेशन है, या पुट शब्द जो जिन्होंने कॉइन किया ये रस प्रकाश, ये रस रत्न समुच्चय में, तो वहां से हमने उसकी डेफिनेशन सीखी है। और ये एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है, वाइवा में भी और थियरी में भी, 2 मार्क के क्वेश्चंस में। तो आप इस श्लोक को आप याद ही रख लीजिए, इस श्लोक को बायहट कर लीजिए। बहुत बार ये श्लोक पूर्ति में भी आ जाता है, कि वहां पे लिखा रहेगा एग्जाम में कि रसादि द्रव्य पाकानाम डॉट 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 डॉट, फिर नीचे लिखा रहेगा डॉट डॉट हितम औषधम, एक्सप्लेन दिस श्लोका। तो आपको याद रखना है कि ये श्लोक क्या है। ये पुट का श्लोक, पुट की डेफिनेशन का श्लोक है ना। तो रसादि द्रव्य पाकानाम के लिए जो हमें प्रमाण ज्ञापन करना है, वही पुट कहलाता है। तो भी पुट का प्रयोजन, वैसे तो डेफिनेशन में ही आपको पता चल गया कि पुट क्यों देना है। पुट देने के बाद अच्छे प्रकार की हमारी भस्म बन जाएगी। हमें अभ्रक की भस्म बनानी है, या वंग की भस्म बनानी है, या ताम्र की बनानी है, माक्षिक की, हिंगुल की, किसी भी द्रव्य की हमें भस्म बनानी है, तो वो अच्छी अग्नि का प्रमाण देंगे, अच्छा पकेगा तो अच्छी भस्म बनेगी। और अच्छी भस्म यानी कैसी भस्म, तो ये तो आप जानते ही है, आपने परिभाषा प्रकरण पढ़ा है, तो उसमें बहुत सारी भस्म परीक्षाएं आपने पढ़ी है, तो वही सब यहाँ पे रिपीट हो रही है। वही सब पुट का प्रयोजन है। एक दो चीजें जो है वो पुट प्रयोजन में ज्यादा कही गई है भस्म परीक्षा से, तो वो सारी चीजें मैं आपको बताता हूँ। जैसे पहला है अनपसुमज्जन, है ना। तो यहाँ पे ऐसा शब्द लिखा है अनपसुमज्जन, हमने वहां पे क्या शब्द सीखा था, वारितर, जो पानी में डूबता नहीं, या फिर जो पानी के ऊपर तैरता है। तो ये अभ्रक, माक्षी, ताम्र, वंग, सारी ही चीजें पानी में डूब जाती है। लेकिन अगर उसको हम अच्छे से पका लेंगे, शराब संपुट में रख के, भावना दे के, अच्छे से उसको पुट में रख के, अग्नि दे के पका लेंगे, योग्य मान में पका लेंगे, तो वो जो है अगर वो कॉपर है तो उसकी भस्म बन जाएगी, टिन है उसकी भस्म बन जाएगी, अभ्रक यानी कि बायोटाइट माइका है तो उसकी भस्म बन जाएगी। और वो फिर वो पानी में नहीं डूबेगा। अनपसुमज्जन, वो पानी में डूबता नहीं, वो तैरता है पानी में, तो ऐसा बन जाएगा डज नॉट सिंक इन वाटर। तो ये पुट का प्रयोजन है कि पुट देने से हम क्या हासिल करेंगे, पुट देने से ये हासिल करेंगे कि हमारे जो सभी रस द्रव्य है वो पानी में तैरने लगेंगे, डूबना खत्म हो जाएंगे। फिर है रेखा पूर्णता, तो ये भी हमने भस्म परीक्षा में देखा था, ये क्या है कि अगर हमने भस्म बना ली है, तो वो भस्म जो है उसकी एक परीक्षा है कि वो रेखा पूर्णता हमारी फिंगरप्रिंट्स के बीच में लेंगे, हमारी उंगली के बीच में लेंगे, तो हमारी फिंगरप्रिंट्स के अंदर चली जाएगी वो। तो फिल इन द लाइंस ऑफ फिंगर, यहाँ पे फिल इन द लाइंस लिखा है, तो आपको अपनी हस्तरेखा जो हथेली में है वो नहीं गिनना है, लेकिन आपकी उंगली के टोच पे जो है वो फिंगरप्रिंट्स एकदम छोटी छोटी है, उसके भी अंदर चली जाती है, इतनी सूक्ष्म बन जाती है।
कॉपर का पाउडर उतना सूक्ष्म नहीं होता, लेकिन कॉपर की भस्म इतनी सूक्ष्म होती है, सभी रसद्रव्यों की भस्म इतनी ही सूक्ष्म होती है। फिर है लघुत्व। लघुत्व अगेन वही बताता है कि वो अभी वो भारी नहीं रहा, वो लाइट हो गया है, वो बिल्कुल भी गुरु नहीं है, लघु हो गया है। तो जो भी हमारा रस द्रव्य है वो भारीपन छोड़ देगा, पानी पे तैरने लगे इतना वो लघु हो जाएगा। फिर एक चीज और यहाँ पे देखिए, 4th नंबर पे लिखा है शीघ्र व्याप्ति। तो ये जो शीघ्र व्याप्ति है वो हमें भस्म परीक्षा में शायद नहीं मिला था, यहाँ पे हम अच्छे से सीखेंगे। शीघ्र, शीघ्र यानी क्या, तुरंत ही, और व्याप्ति यानी कि फैल जाना। तो इजीली एसिमिलेशन इन द बॉडी। तो हम करना क्या है, ये सभी रस द्रव्यों को पका के, अदरक, मार्कशीट, हिंगुल सभी को अच्छे से पका के भस्म बना के फिर उसका दवाई के तौर पे उपयोग करना है ये दवाई। तो वो दवाई ऐसी होनी चाहिए जो शरीर के अंदर तुरंत ही फैल जाए, घुल जाए पूरे शरीर के अंदर, यानी कि हमारी जो भस्म रहेगी, जो हमारी दवाइयाँ है, उसकी बायो अवेलेबिलिटी वो बहुत ही ज्यादा हो, वो तुरंत ही पूरे शरीर में अपनी असर दिखाना शुरू करे। ऐसा ना हो जाए कि फिर शरीर के अंदर जाके फिर उसको पाचन करना पड़े, ये तो होना ही नहीं चाहिए। आहार को शरीर के अंदर जाके पाचन करना सही है, औषध में तो ऐसा होना चाहिए कि वो बाहर से ही इतनी अच्छे से पकी हुई है कि शरीर में अंदर जाने के बाद वो डायरेक्टली एसिमिलेट हो जाए, वो तुरंत ही अपने शरीर में घुल जाए, बायो बायो अवेलेबल हो जाए, और वो अपना काम करना शुरू कर दे बॉडी के अंदर। तो ऐसे गुण ये सभी कॉपर के या फिर गोल्ड के या फिर सिल्वर के सभी के अंदर आ जाए, तो उसके लिए हमें पुट देने पड़ेंगे। हम सोने का या चांदी का तो वरख खा सकते हैं, लेकिन बाकी सब चीजों का वरख नहीं खा सकते। बाकी सब चीजों में हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उनको कूट देना पड़ेगा, उनकी भस्में बनानी पड़ेगी, तभी जाके तो वो अ, भस्म जो है हमारे शरीर में अच्छे से घुल जाएगी। तो ये एक टर्म है शीघ्र व्याप्ति। फिर आगे है निरुत्थ। निरुत्थ यानी कि क्या, वो फिर से उत्थ नहीं होती, वो अपने फिर से ओरिजिनल फॉर्म में नहीं आ जाती। अगर हम भस्म बना दिया है एक बार, तो वो भस्म ताम्र भस्म बना दिया है तो उसमें से फिर से ताम्र नहीं बनेगा। अभ्रक भस्म बना दिया है, उसमें से फिर से अभ्रक नहीं बनेगा, अपने ओरिजिनल फॉर्म में वो वापस नहीं आएगा। फिर है गुण वृद्धि। तो ये भी एक बहुत ही देखने वाली बात है कि गुण वृद्धि होती है। हम कच्ची चीजें कोई खाएंगे तो हमारे शरीर में दोष या मल ही उत्पन्न हो जाएंगे, लेकिन द्रव्य के गुण में वृद्धि हो जाती है। वो शुद्ध करने के बाद अगर हम उसकी भस्म बनाते हैं, भस्मीकरण करते हैं, यानी कि पुट का उपयोग करते हैं हम, तो उसमें गुण वृद्धि, उसके वीर्य में वृद्धि होती है। फिर है दीपन। तो बहुत बार बहुत सारी द्रव्य जो है अग्नि के संयोग से ही पुट भस्म बनाए जाते हैं। अग्नि संयोग वाला ही पुट दिया जाता है, तो वो दीपन कर्म शरीर के अंदर करता है। हाँ, आप आगे देखेंगे कि बिना अग्नि के भी पुट दिया जाता है, तो वो क्या क्या है वो भी थोड़ा देखेंगे आगे। फिर आगे और एक बार लिखा है वारितर, है ना, तो जो ऊपर अनपसु मज्ज लिखा है वही है अगेन वारितर, सेम है, बस शब्द अलग अलग दिए हैं। और लिखा है मोर पोटेंट देन झारित पारद। तो ये झारणा क्या है, पारद की झारणा क्या है, ये आप समझ चुके हैं परिभाषा प्रकरण में, हमने कल परसों उसका रिवीजन भी किया था। पारद की झारणा है ना, पारद के अंदर कुछ चीजें हमने खिलाई है उसको, उसको धारण कर दिया है, पारद के अंदर कुछ चीजों को जारित कर दिया है। तो ऐसा जारित पारद, सिर्फ अगेन सिर्फ पारद को जारित किया है, तो हाँ वो पारद तो बहुत पोटेंट हो गया है अगर उसके अंदर हमने धारणा की है तो। लेकिन पारद के अंदर कुछ धारणा करने के उपरांत उसके साथ साथ अगर हम पुट भी देते हैं, पारद की अगर हम भस्म भी बनाते हैं, तो वो मोर पोटेंट है। सिर्फ पारद के अंदर कुछ मिला के या कज्जली बना के या ऐसा कुछ बना के दवाई बनाना उससे बेहतर है कि उसको पुट में डालो, उसको पकाओ, पकाने के बाद वो और पोटेंट बन जाएगी वो दवाई। तो ये सभी पुट के प्रयोजन है। इसका एक श्लोक भी है बुक में, आपकी टेक्स्ट बुक में मिल जाएगा आपको, लेकिन मैंने उसको ये जो है इंग्लिश ट्रांसलेशन ये टेबुलर फॉर्मेट में बना दिया है ताकि आपको अच्छे से याद रह जाए, इजीली याद रह जाए एग्जाम पर्पज के लिए। फिर आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ पुट। तो पुट के जो है प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो वैसे तो यहाँ पे आपको ऐसे कोई क्लासिफिकेशन वगैरह किसी ग्रंथ में मिलेगा ऐसा नहीं है, लेकिन हमें ऐसा क्लासिफिकेशन करके याद रखना है कि सूर्य पुट, अग्नि पुट और चंद्र पुट। तो देखिए आपका जो बीच वाला पुट है, अग्नि पुट जो लिखा हुआ है ना, वहां पे हमें डायरेक्ट अग्नि दी जाती है, जो हम हमेशा ही यूज करते हैं। लेकिन उसके अलावा सूर्य पुट और चंद्र पुट भी होते हैं।
तो आपके टेक्स्ट बुक में काफी अच्छा वाला यहाँ पे एक क्या बोलते हैं चार्ट बना के दिया हुआ है ना, कि सूर्यपुट, चंद्रपुट, अग्निपुट, है ना, इस तरह से। तो अग्निपुट का उपयोग तो हम ज्यादातर समय पे बहुत बार वही करते हैं, अग्नि देते हैं उपले रख के या दूसरी चीजें फ्यूल रख के। लेकिन कुछ ऐसे पुट भी होते हैं जैसे कि सूर्यपुट और चंद्रपुट। तो वहां पे सूर्य की गर्मी से या फिर चंद्र की शीतलता से, सूर्य की गर्मी से या फिर चंद्र की शीतलता से वहां पे पुट दिए जाते हैं और उस द्रव्यों का पाक किया जाता है। तो अगेन आप समझ गए होंगे, है ना, कि जहाँ पे बहुत ज्यादा लंबी प्रोसेस होगी, है ना, कि हमें धीरे 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 और बहुत ज्यादा अग्नि देना होगा, तो हम सूर्य का इस्तेमाल करेंगे। सूरज की गर्मी में उसको रख देंगे बहुत ज्यादा समय तक, लेकिन धीरे 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 अग्नि देना है तो सूर्यपुट। और ऐसे बहुत सारे सूर्यपुट के उदाहरण भी देखेंगे। फिर अग्निपुट तो सभी जगह पे इस्तेमाल करते हैं। फिर है चंद्रपुट, तो कहीं पे हमें अग्नि देनी ही नहीं है ना, अग्नि ही नहीं देनी है उसको, उसको सिर्फ चंद्र की शीतलता का उपयोग करना है और भस्म या फिर पिष्टी बना लेनी है। तो ये चंद्रपुट कहा जाएगा, उसके उदाहरण भी हम आगे समझेंगे। तो आप बेसिकली पुट के टाइप्स जो है वो ऐसे याद रखिए। बहुत बार क्या होता है कि हम अग्निपुट जो है उस अग्निपुट का ही बार बार उपयोग करते रहते हैं। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि टाइप्स ऑफ पुट, तो हम अग्निपुट के टाइप्स लिखने लगते हैं, अग्निपुट के अंदर जो सब टाइप्स आते हैं वो लिखने लगते हैं। लेकिन हमें याद रखना है कि पुट के टाइप्स में जो है सूर्यपुट, चंद्रपुट, अग्निपुट ये तीन पहले आएंगे। बाद में अग्निपुट के जो सब टाइप्स है वो सभी बाद में आएंगे। तो ये आप अच्छे से एग्जाम पर्पज से भी याद रखना। आगे है सूर्यपुट के बारे में सीखेंगे। तो सूर्यपुट जो है वहां पे पाक होता है, लेकिन सूर्य की किरणों के द्वारा, सन रेज के द्वारा। तो सूर्य की किरण जो है उसी से हमारे द्रव्य का पाक किया जाता है। तो वहां पे खुले में जहाँ पे धूप मिलती है ऐसी जगह पे हमारे जो कोई भी रसोई द्रव्य है उसको या तो रख दिया जाता है या तो भावना दी जाती है, खुले में धूप में भावना दी जाती है। तो जो कोई भी प्रिस्क्राइब्ड लिक्विड मीडिया जो भी हमारा भावना द्रव्य होगा उसके साथ सूर्य की किरणों के साथ भावना दी जाती है। तो क्या होता है, प्रोसेस क्या होती है कि वो भावना दी जाती है और वो मिक्स भी होता जाता है अच्छे से, और साथ ही साथ में वो द्रव्य सूर्य की या धूप की वजह से वो सूखता भी रहता है। उसको बाद में भावना खत्म होने के बाद भी धूप में ही सुखाया जाता है। तो बस उसी को सूर्यपुट बोलते हैं। तो बहुत बार ऐसे करते हैं जैसे कि हमें कुछ भानुपाक करना है ना, लोह भस्म। अभी लोह भस्म जब बनाने की बात आती है, आयरन की भस्म बनाने की, तो उसमें एक पाक, उसमें बहुत सारे पाक करने पड़ते हैं। तो उसमें एक पाक भानुपाक भी है। तो भानुपाक में क्या करते हैं, उसके अंदर का जो द्रव्य लोहा जो है हमने उसको टुकड़े कर लिए, चूर्ण बना लिया। फिर आगे उसको सूर्य की गर्मी में रख देते हैं। उसके अंदर जो कुछ भी हमें लिक्विड मीडिया डालना है, जैसे कि गोमूत्र डालना है या जो कुछ भी लिक्विड मीडिया जरूरी है, वो लोह भस्म यानी कि लोहे के चूर्ण के साथ रख के बाद में उसको धूप में रख देते हैं। तो वो धीरे धीरे जो है वो भानुपाक होने लगता है। फिर एक उदाहरण और है, सूर्यपुटी प्रवाल भस्म है। तो ये जो प्रवाल होता है, आप सभी ने देखा है प्रवाल, आपने उसका शोधन भी किया है छाछ में। तो ये जो प्रवाल है, कोरल है, जो लाल प्रवाल या कोरल या परवाड़ा, उसको हम सूर्यपुट भस्म भी बना सकते हैं। तो क्या करना है, उसमें हम गुलाब जल की या दूसरे द्रव्यों की भावना देते हैं। लेकिन वो भावना जो है वो सूरज की गर्मी में दी जाती है खुले में। तो वहां पे वो जो भस्म बन जाएगी वो सूर्यपुटी प्रवाल भस्म बन जाएगी। तो हाँ, वो भस्म कहलाएगी, वो भस्म ही है। लेकिन वो जो है उसमें कहीं पे अग्नि नहीं दिया गया है, उसको शराब संपुट में नहीं रखा गया, उसको जलाया नहीं गया, बस सूरज की गर्मी में भावना दे दी है। तो वो भी भस्म कहलाएगी, लेकिन वो कैसी होगी, सूर्यपुटी प्रवाल भस्म। फिर आगे देखते हैं चंद्रपुट के बारे में। तो वैसे आपको समझ में आया ही होगा कि चंद्रपुट यानी कि यहाँ पे कुछ शीतल द्रव्यों का उपयोग, शीत वीर्य वाले द्रव्यों का उपयोग किया जाता होगा। तो यहाँ पे जो संस्कार है वो मून रेज के द्वारा, चंद्र के किरणों के द्वारा संस्कार किया जाता है। तो चंद्र भी हमें कुछ ना कुछ देता है रात को। जब रात के समय में चंद्र की किरणें निकलती है, हमें मिलती है पूरी पृथ्वी के ऊपर, तो वो कुछ ना कुछ शीतलता दिए जाती है हमें। वह वो सूरज का ही प्रकाश होता है, सूरज का ही प्रकाश चंद्र के द्वारा परावर्तित होकर हमें मिलता है। लेकिन वो शीतलता वाली होती है। तो वहां पे अगेन सूर्यपुट के जैसे ही, बिल्कुल सूर्यपुट के जैसे द्रव्यों को भावना दी जाती है, जो कुछ भी लिक्विड मीडिया है। जैसे कि यहाँ पे प्रवाल पिष्टी की बात है ना, तो प्रवाल पिष्टी
तो जो वही रेड कलर का कोरल या प्रवाड़ा होता है, उसी को गुलाब जल के साथ मिक्स करके भावना दी जाती है। लेकिन ये पूरी की पूरी प्रोसेस सिर्फ रात में की जाती है। ये जो भावना देने का काम है वो सिर्फ चंद्र के प्रकाश में किया जाता है। तो चंद्र के प्रकाश में भावनाएं दी जाती है गुलाब जल की। तो वो प्रवाल तो शीतवीर्य द्रव्य है, उसको गर्म नहीं करते, भस्म नहीं बनाते। तो क्या करते हैं, उसका शीतवीर्य प्रिजर्व रहे, उसका शीतवीर्य हमारी दवाई के अंदर भी आए और शरीर के अंदर भी असर करे। तो उसको शीतवीर्य को बढ़ाने के लिए, शीतवीर्य को जितना है उतना बचाने के लिए हम ऐसा करते हैं कि चंद्र के प्रकाश में उसको गुलाब जल की भावना देते हैं। कोई भी डायरेक्ट हीट नहीं दी जाती यहाँ पे। लेकिन जब हम भावना देते हैं तो वहां पे घर्षण होता है, तो शायद बहुत ही कम हीट वहां पे प्रोड्यूस होती है। तो वही बस उसको हीट मिलती है उतना ही भावना के घर्षण के द्वारा, और कोई डायरेक्टली हीट नहीं दी जाती। तो ये है चंद्रपुटी प्रवाल पिष्टि। तभी आप सोचेंगे ये तो एक नया शब्द आ गया, पिष्टि, है ना। तो वो अगेन पिष्टि जो शब्द है वो भस्म के जैसा ही है। लेकिन जहाँ पे कहीं पे हम ऐसा पेस्ट जैसा बना लेते हैं और बाद में उसको सुखा के पाउडर फॉर्म में यूज करते हैं, तो उसे पिष्टि कहा जाता है। हमारी जो सभी भस्में है वो नैनो नैनो पार्टिकल्स होती है सभी भस्म। तो चूर्ण से भी बहुत ज्यादा सूक्ष्म, नैनो स्केल के ऊपर जो चूर्ण आता है उतनी सूक्ष्म होती है। तो वो सभी भस्म कहलाती है। उसको हमने अग्नि में जलाया है, पकाया है, भस्मीभूत किया है या भस्मीकरण किया है, इसलिए वो भस्म कहलाती है। वो प्रोसेस के आधार पे उसका नाम भस्म दिया गया है। वैसे होता तो वो पाउडर ही है, चूर्ण ही होता है, वो पाउडर ही है। लेकिन उसको हमने जलाया, पकाया, पुट के अंदर अग्निपाक किया, भस्मीभूत या भस्मीकरण किया है, इसलिए वो भस्म कहलाती है। जबकि यहाँ पे क्या होता है, चंद्रपुट में हम उसको डायरेक्ट हीट नहीं देते, बिल्कुल जलाते नहीं उसको। लेकिन क्या करते हैं, गुलाब जल और प्रवाल का चूर्ण मिला के भावना देते हैं चंद्र की शीतलता में। तो यहाँ पे चंद्र की शीतलता में वो एक लास्ट में एक पेस्ट जैसा बन जाता है। गुलाब जल और प्रवाल का चूर्ण मिक्स होते होते एक पेस्ट बन जाती है, और फिर उस पेस्ट को ही हम चंद्र की शीतलता में ही सुखा देते हैं, रात में छत पे रख देते हैं। तो चंद्र की शीतलता में ही वो सूख जाता है, और लास्ट में उसका ही हमें फिर से एक बार वेरी फाइन, माइक्रो फाइन पाउडर मिल जाता है। तो उसमें भी भस्म की परीक्षाएं सभी पास होती है, वो भी करता है। लेकिन वो कुछ भस्मीभूत नहीं किया, अग्न नहीं दिया, हमने सिर्फ चंद्र की शीतलताएं दी है। तो वो पिष्टि कहलाएगा, वो पेस्ट बन गया है तो वो पिष्टि कहलाएगा। तो उसका नाम प्रवाल पिष्टि। मार्केट में आपको वो दवाई मिलेगी प्रवाल पिष्टि नाम से, पाउडर में, पाउडर फॉर्म में, वो पैकिंग में 2 ग्राम, 5 ग्राम, 10 ग्राम के पैकिंग में ये मिलती है दवाई मार्केट में। तो वो उसका नाम क्या होता है, प्रवाल पिष्टि। और ये होती है चंद्रपुटी, तो इसका नाम है चंद्रपुटी प्रवाल पिष्टि। फिर आगे है अग्निपुट। तो हमने 3 पुट के बारे में देखा ना, सूर्यपुट, अग्निपुट, चंद्रपुट। तो उसमें से सूर्यपुट और चंद्रपुट के बारे में थोड़ा ही समझना था, तो वो आज हमने समझा, सूर्यपुट और चंद्रपुट के बारे में। आगे है अग्निपुट, तो जहाँ पे सचमुच में अग्नि दी जाती है, तो सचमुच में उसको हीट किया जाता है। जो जो पुट आपने दिए थे वही सारे अग्निपुट थे। तो उसके अंदर भी दो तरह से अग्नि दी जाती है। एक तो है डायरेक्ट और दूसरा है इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट हीटिंग जो आपने जलाया था वैसे ही शराब संपुट के अंदर द्रव्य रख के जला दिया, तो वही डायरेक्ट हीटिंग थी। लेकिन कुछ इनडायरेक्ट हीटिंग भी होती है। जैसे कि हमारा द्रव्य जो कुछ भी बर्तन के अंदर रखा है, चाहे वो शराब संपुट के अंदर रखा है या मूषा के अंदर रखा है या किसी भी चीज के अंदर वो रखा है हमने, उसको डायरेक्टली नहीं जलाया जाता, लेकिन इनडायरेक्टली, जैसे आपने वालुका यंत्र में पढ़ा था ना, उस तरह से कि एक बड़े पात्र में वालुका भरी जाती है, या सैंड जो लिखा है, या फिर सॉल्ट लिखा है, लवण भरा जाता है। तो नमक या फिर रेत उस बड़े पात्र में भर देते हैं, उसको गर्म करते हैं। तो वो गरम गरम रेत या गरम गरम नमक, उसके अंदर हमारा सराव संपुट रखते हैं या उसके अंदर हमारा बर्तन रखते हैं, और इस तरह से इनडायरेक्टली हीटिंग दिया जाता है। तो वो जो है अलग अलग तरह के हीट बाथ कहलाते हैं, अलग अलग तरह के हीट बाथ ऐसा कहलाता है। और वो भी पुट ही होता है, लवण यंत्र के अंदर, वालुका यंत्र के अंदर, उसे भी पुट ही कहते हैं, अग्निपुट ही कहते हैं। बस वहां पे डायरेक्टली हीटिंग नहीं होता, वहां पे इनडायरेक्टली हीटिंग होता है। तो रेत को गर्म किया जाता है और उस गर्म रेत के अंदर शरा संपुट रख के उसके अंदर हमारा द्रव्य पकता है। या नमक को गर्म किया जाता है, उस गर्म गर्म नमक के अंदर, शराब संपुट के अंदर हमारा द्रव्य पकता है। तो ये इनडायरेक्ट हीटिंग भी होती है, और उसके भी कुछ कुछ उदाहरण हम आगे देखेंगे।
लेकिन हमारा मेन फोकस पूरे चैप्टर में रहता है अग्निपुट के ऊपर। तो अग्निपुट डायरेक्ट हीटिंग, डायरेक्टली भस्मीकरण करना है, तो उसमें भी 6 तरह के पुट हम सीखते हैं यहाँ पे। क्लासिफिकेशन जो है 6 तरह के पुटों के बारे में बताया गया है। तो उस अग्निपुट के अंदर ये जो क्लासिफिकेशन है ये आपको बार बार आएगा, तो इसको आपको याद रखना है। तो इसमें से जो दो नाम है, वो दो नाम तो आप जानते हैं, गजपुट और वाराहपुट, जो पुट हमारे यहाँ पे बने हुए हैं, है ना। तो हमने कुछ हमारी जितनी जरूरत थी उस हिसाब से हमने उनको पुट बनाया है, छोटे बड़े। गजपुट बनाया है, वाराह पुट बनाया है, इस तरह से। और इसके अंदर अलग अलग तरह की अग्नि दी जाती है। तो उस अग्नि के आधार पे या फिर इंटेंसिटी ऑफ हीट, अग्नि की तीव्रता के आधार पे इसका कुछ वर्गीकरण किया है, क्लासिफिकेशन किया है। तो ये जो अग्निपुट है उसमें हम 6 तरह के पुट याद रखेंगे: महापुट गजपुट, वाराहपुट कुकुटपुट, और कपोतपुट लावकपुट। अभी मुझे इसको भी इंग्लिश के बदले देवनागरी में लिखना चाहिए था, तो मैं एडिट कर दूंगा उसको, ताकि आपको उसको देवनागरी में मिल जाए, उसके सही सही उच्चार आप कर पाए। तो अगर हमें किसी द्रव्य में मृदु अग्नि देके पकाना है, उसको शराब संपुट में रख के डायरेक्टली ही जलाना है, उपलों के या फिर गोबर की सहायता से ही, लेकिन हमें उसको मृदु अग्नि देना है, तो हम उसको लावक पुट देंगे। लावक पुट, सबसे छोटा पुट, लावक पुट या फिर कपोत पुट देंगे। तो आज आपको ये होमवर्क है कि कपोत मतलब क्या, लावक मतलब क्या, है ना। ये शब्दों का मतलब आपको संस्कृत में से जानना है। लावक मतलब वो होता क्या है, वो कोई प्राणी है, वो कोई पक्षी है, वो क्या है, ये आपको देखना है। फिर आगे है कुक्कुट। अगर मध्यम अग्नि देके हम उस द्रव्य को पकाना है, अगर मेरा कोई द्रव्य है जैसे कि कोड़ी है, उस कोड़ी को मुझे पकाना है, तो मैं उसको वराह पुट या कुक्कुट पुट इस तरह से छोटे छोटे पुट दूंगा, या मध्यम अग्नि वाले, बीच वाले, इस तरह से पुट दूंगा। जबकि कोई कठिन द्रव्य रहेगा, है ना, जैसे कि वज्र, वज्र यानी कि डायमंड या हीरा, उसको पकाना है मुझे, उसकी भस्म बनानी, या फिर मुझे माक्षिक की भस्म बनानी है, कोई कठिन द्रव्य है से उसकी भस्म बनानी है, तो फिर मुझे वहां पे गजपुट या फिर महापुट देना पड़ेगा। तो इस तरह से तीव्र अग्नि देनी पड़ेगी। तो इस तरह से अग्नि की जो कोई भी इंटेंसिटी है, हीट की इंटेंसिटी है, उसी के आधार पे यहाँ पे शायद आंसर दिया है। कपोत इस डवर पिजन तो सही है। कपोत, कपोत यानी कि कबूतर। तो उसी तरह से दूसरे शब्दों के मतलब भी आप ढूंढिए। और इसी तरह से अग्नि के आधार पे ही इसका क्लासिफिकेशन किया जाता है कि मृदु अग्नि, तो मृदु अग्नि में कौन कौन से पुट आते हैं वो आप याद रखिए: कपोत पुट और लावक पुट। फिर मध्यम अग्नि में तो वाराह पुट, कुक्कुट पुट। ये जो क्रम है ना, ये महापुट गजपुट से लेके लावक पुट तक का क्रम, ये 6 के 6 नाम आप क्रमानुसार ही याद रखिए, अपने क्रम के अनुसार ही इनको याद रखिए। तो वो जो है आपको अच्छे से याद रह जाएंगे, उसकी अग्नि की तीव्रता भी आपको अच्छे से याद रह जाएगी। तो ये है। और इन सभी के बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं, लेकिन इतना बेसिक हम यहाँ से याद रखेंगे। फिर कुछ समय भी है कि अग्निपुट में कितनी डिग्री टेम्परेचर देना पड़ता है, कितने घंटे उसको समय लगता है, वगैरह चीजें है ना। तो वैसे आपने भी कुछ ना कुछ ऑब्जर्व किया होगा, खास करके जो स्टूडेंट्स हॉस्टल में थे, जो पुट देने के बाद शाम को आके देखते थे कि सुबह में हमने पुट दिया था, तो शाम को आके देखते थे कि वो ठंडा हुआ क्या, कितना टेम्परेचर, कितने समय तक जलता रहा, कितने समय पे वो दिखने वाला अग्नि बंद हो गया, लेकिन बस अंदर अंदर गरम गरम है उतना ही। तो उनको ये थोड़ा पता रहेगा। अभी इस स्लाइड में आपको जो कुछ भी दिख रहा है वो किसी ग्रंथ में नहीं दिया गया है ना, कि कितने डिग्री सेल्सियस पीक टेम्परेचर कितना आता है। ये सभी चीजें तो हमने बहुत बार अलग अलग कुछ दिए रहते हैं, और अनुभव से हमने नाप के ली रहती है। तो ये मैंने, मेरे सीनियर्स ने, दूसरे लोगों ने, सब लोगों ने बहुत बार पुट दिए रहते हैं, तो उस समय पे पुट का टेम्परेचर भी नाप लेते हैं कि मैक्सिमम टेम्परेचर कितना आ रहा था उसमें। तो उसके आधार पे हमें पता चलता है, और वो पुट कितना लंबा चलता है, उसमें दिखने वाला जो अग्नि है, जो सचमुच में अग्नि दिख रहा है, जल रहा है, वो कितना समय तक जलता है ना। तो उसके आधार पे उसके कुछ नाम दिए थे। तो बहुत अलग अलग तरह के साइज, उसके टेम्परेचर, वो सभी यहाँ पे दिए गए हैं। तो आप इसको एक रेफरेंस के तौर पे याद रखिए। आपको ये एग्जाम में बहुत बार 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 पूछा जाता है ऐसा तो नहीं है, लेकिन इन जनरल आपको पता होना चाहिए कि महापुट जो है तो उसमें मैक्सिमम 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जाता है।
गजपुट में 785 डिग्री, वराहपुर में 780 डिग्री, इस तरह से लगभग सभी में 700 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर जाता ही है। और समय जो है वो बहुत वेराय करता है। कपोतपुट जो है वो 1 घंटे में हो जाता है, जबकि कुक्कुटपुट में 1.5 घंटा, और उस तरह से 2.5, 3.5, 4.5 घंटे पुट को जलने में लगते हैं। हमने अग्नि शुरू किया तब से लेके अग्नि शांति होने तक इतना समय लगता है। लेकिन अग्नि शांति होने के बाद भी वो बहुत गर्म गर्म रहता है, और उसको स्वांग शीत पूरा ठंडा होने के लिए तो हमें एक रात भर का समय देना पड़ेगा, तभी जाके वो पूरा स्वांग शीत पूरा ठंडा हो जाएगा। यहाँ पे लास्ट में लावक पुट जो है, वहां पे नॉट एप्लीकेबल या नॉट अवेलेबल ऐसा लिखा हुआ है, क्योंकि उसमें जो है बहुत ही कम अग्नि होता है। तो लावक पुट जो है हम पढ़ेंगे तो उस समय पे आपको पता चलेगा कि लावक पुट में टेम्परेचर या नापना क्यों मुश्किल है या समय क्यों मुश्किल है, क्योंकि उसमें बहुत ही कम अग्नि होता है। तो ये जो है सभी अग्निपुटों के बारे में यहाँ पे बात हुई। फिर आगे भी काफी सारी चीजें हैं, वो बाद में देखेंगे। और पुट के बारे में काफी सारी चीजें देखेंगे। कल तो क्लास नहीं होगा हमारा, परसों होगा। तो उस समय परसों भी, अभी तो शनिवार है, तो आपको मंडे ही आगे सीखने मिलेगा इसके बारे में। तो पुट के बारे में इन जनरल और कुछ चीजें, उसकी मेथड, उसका यूज, पुट का क्रम, और शराब कितने रखने हैं, फ्यूएल उसके, वगैरह चीजें इन जनरल देखने के बाद फिर हम आगे महापुट, गजपुट, इन सब चीजों के बारे में देखेंगे। हर एक पुट के बारे में इंडिविजुअली देखेंगे। तो आज इतना रखते हैं पुट प्रकरण में। और आप टेक्स्ट बुक में से खास पढ़िए। हम जो टेक्स्ट बुक यूज करते हैं ये डॉक्टर भारती उमरेठिया की टेक्स्ट बुक है, उसमें से पढ़िए। और हिंदी टेक्स्ट बुक जो डॉक्टर संतोष खांडल की टेक्स्ट बुक है उसमें से भी पढ़िए। अगर आप घर पे है, आपके पास टेक्स्ट बुक नहीं है, तो दूसरे आपके जो फ्रेंड्स हैं उनके पास से फोटो मंगवा लीजिए। और ये चैप्टर खत्म होने के बाद मैं इसके जो स्लाइड्स है वो भी पीडीएफ करके आपको भेज दूंगा। अभी कल जो मूषा चैप्टर हमने पढ़ा तो उसके स्लाइड्स जो है मैंने भेजने बाकी है, वीडियोस तो भेज दिए हैं। तो आज इतना रखते हैं। और आई होप कि आप सभी ने जो मैंने क्वेश्चन पेपर भेजा था उसको लिखना आपने शुरू किया होगा सीरियसली। उसको प्रैक्टिस करिए, क्योंकि एग्जाम की प्रैक्टिस एग्जाम के जैसे ही करनी बहुत जरूरी है। तभी जाके आपको एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन हो पाएगी। प्रश्न और उसके जवाब कैसे लिखने हैं, तो जितना समय दिया है उतना स्टिपुलेटेड टाइम में आप उसको खत्म कर दीजिए, कि शनिवार दोपहर 3 बजे से पहले आप आंसर जो है भेज दीजिए। अभी तक मुझे सिर्फ एक ही विद्यार्थी का आंसर शीट मिला है, तो वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन बाकी सभी स्टूडेंट्स, सभी के लिए कंपलसरी है वो 100 मार्क्स की जो एग्जाम है वो आप, ओपन बुक एग्जाम है, आप उसके आंसर्स लिखिए और भेजिए। और अभी जो है आप अपनी अटेंडेंस भेज दीजिए। इतने भूलने पे फास्ट ही आ जाती है अटेंडेंस। मुझे लगता है आप सभी टाइप करके रेडी रखते हैं, सिर्फ एंटर लगाने की देर होती है ना। आपने अटेंडेंस दे दी है तो फिर आप लीव कर सकते हैं।